हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लेके आते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको इन सभी टॉपिक्स को आसान से आसान भाषा में समझा सकें। आज से हम नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, डिमांड सीरीज़। लेकिन अगर इससे पहले की वीडियोज़ आपने मेरे नहीं देखे हैं तो उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज से अपना ये नया टॉपिक शुरू करते हैं डिमांड सीरीज़ का। तो सबसे पहले हम डिमांड ही समझते हैं कि डिमांड है क्या चीज़। देखिए, आम आदमी हर एक इच्छा को मांग समझ लेता है, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग एक स्पेसिफिक चीज़ है। यानी हर एक इच्छा को या हर एक आवश्यकता को वो मांग नहीं मानते हैं। देखिए, अगर मांग का आकलन गलत किया जाए तो किसी भी उत्पादक की दृष्टि से या समाज की दृष्टि से या राष्ट्र की दृष्टि से वो बड़ा खतरनाक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि उससे अगर मांग का आकलन कम किया जाए तो उससे अंडर प्रोडक्शन यानी कम उत्पादन हो सकता है, या मांग की अधिक आकलन कर लिया जाए तो उससे ओवर प्रोडक्शन या अति उत्पादन की संभावना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में मांग का सही आकलन किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर पहले हम इस मांग को ही समझ लेते हैं। ज़रा एक इस उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि तीन बच्चे हैं, एक राम है, एक श्याम है, एक जॉन है। वो खेल रहे थे, इतने में एक आइसक्रीम वाला वहाँ पर आइसक्रीम बेचने आ रहा है। वो 10 रुपये की आइसक्रीम बेच रहा है। तीनों बच्चों की इच्छा होती है और वो तीनों भागकर इस आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं। अब राम जब देखता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं हैं, श्याम के पास 10 रुपये हैं लेकिन वो 10 रुपये से आइसक्रीम नहीं खरीदना चाहता है। जॉन के पास 10 रुपये हैं और वो 10 रुपये से आइसक्रीम खरीदना चाहता है और 10 रुपये देता है और आइसक्रीम खरीद लेता है। तो ऐसी स्थिति में आप किसकी आवश्यकता को मांग कहेंगे, राम की, श्याम की या जॉन की? देखिए, यहाँ पर जो जॉन की आवश्यकता है या जॉन की इच्छा है वो मांग की श्रेणी में आएगी, जबकि राम की और श्याम की जो इच्छा या आवश्यकताएं हैं वो मांग की श्रेणी में नहीं आएंगी। तो इस तरह से हम मांग के विषय में कह सकते हैं कि किसी समय विशेष में दी हुई कीमत पर मांग वो इच्छा या आवश्यकता है जिस पर खर्च करने के लिए हमारे पास संसाधन हो और हम उन संसाधनों को उस इच्छा पर खर्च करने के लिए तत्पर भी हों। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि राम के पास संसाधन ही नहीं है, श्याम के पास संसाधन है लेकिन वो उनको खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जॉन के पास संसाधन भी है और वो खर्च करने के लिए तैयार भी है। इसलिए उसकी इच्छा जो है वो मांग कहलाएगी। देखिए, मांग वो इच्छा है जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास धन शक्ति यानी क्रय क्षमता होनी चाहिए और हम उस क्रय क्षमता को उस आवश्यकता पर खर्च कर सकें। चलिए अब जरा मांग के फलनात्मक संबंध में भी बात कर लेते हैं। यानी ये वो तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है कि डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ पी वाई पी आर एंड टी। यहाँ पर पी से मतलब कीमत से है, वाई से मतलब उपभोक्ता की आय से है, पी आर का मतलब स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत से है और टी का मतलब उपभोक्ता की रुचि या उसका टेस्ट। अगर आय दी हुई हो और स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें, साथ ही जो उपभोक्ता का टेस्ट है या रुचि है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो डिमांड हो जाती है यानी मांग का फलनात्मक संबंध हो जाता है कीमत के साथ। यानी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ पी, यानी कीमत और वस्तु की मांग में फलनात्मक संबंध होता है। यानी वस्तु की मांग में जो भी परिवर्तन होता है वो कीमत के कारण होता है। चलिए जरा मांग के प्रकार के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, मांग 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है व्यक्तिगत मांग और दूसरी होती है सामूहिक मांग या जिसे हम बाजार मांग भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत मांग का संबंध अलग अलग कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं की अलग अलग मात्राओं की मांग से है, जबकि सामूहिक मांग का मतलब है कि किसी बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं अलग अलग कीमत पर उस वस्तु के लिए कितनी मात्राएं लेना चाहते हैं, उन सभी का अगर हम जोड़ देते हैं तो उसको हम सामूहिक मांग या बाजार मांग कहते हैं। जो व्यक्तिगत मांग हैं उनकी अलग अलग कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं की अगर हम एक सूची बना लें
तो वो जो सूची बनती है उसको हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और इसको अगर हम एक लाइन से जोड़ दें, यानी इसको चित्र में डालकर एक रेखा से जोड़ दें, तो ये जो रेखा बनेगी ये बनेगी व्यक्तिगत मांग की रेखा। और इसी प्रकार अगर हम बाज़ार मांग के सभी उपभोक्ताओं की मांग अलग अलग कीमतों पर इसको योग कर दें, तो इसको हम बाज़ार मांग अनुसूची कह सकते हैं, जो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। और इसको अगर हम एक रेखा चित्र में डालें, इन अलग अलग मांगों को हम मिलाकर एक रेखा चित्र बना लें, तो ये जो रेखा बनेगी, ये जो रेखा होगी, इसको हम बाज़ार मांग रेखा कह सकते हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक डिमांड सीरीज़ का। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप कोई वीडियो मिस ना करें।